चाचा नेहरू का था बच्चों से बहुत पुराना नाता। जन्म दिवस चाचा नेहरू का बाल दिवस कहलाता। बच्चे देश के उज्जवल भविष्य हैं। बच्चों से ढेर सारे प्यार और लगाव के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री होने के साथ साथ बच्चों के सच्चे साथी भी थे। उन्हें बच्चों से बहुत ही लगाव था और वह हमेशा उन्हें दिल के पास रखते थे। सामान्यतः बच्चों के द्वारा उन्हें चाचा नेहरू कहा जाता था। अतः पंडित नेहरू जी को आदर व सम्मान देने के लिए हर वर्ष 14 नवंबर को पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस बाल दिवस के विशेष पर्व पर आज 14 नवंबर 2023 को इस विशेष सत्र में, जो कि पूर्ण रूपेण विशेषतः छात्रों पर केंद्रित है, मैं आप सभी उपस्थित शिक्षक जन व विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। किसी भी शैक्षणिक कार्य का प्रारंभ विद्या की देवी सरस्वती जी के स्मरण के बिना संभव नहीं है। अतः वीणा वादनी को प्रणाम करते हुए इस सत्र का प्रारंभ करते हुए अपने विशिष्ट प्रवक्ताओं से अनुमति लेते हुए इस सत्र को आगे बढ़ाती हूँ। प्रथमतः इस विशेष सत्र का प्रारंभ हमारी विशिष्ट प्रवक्ता मैम रेणु सक्सेना जी के द्वारा होगा, जो कि हिंदी माता परिवार की राष्ट्रीय अध्यक्षा होने के साथ साथ विगत 30 वर्षों से हिंदी विभाग अध्यक्ष के उत्तरदायित्व के साथ हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण और नवाचार तथा तकनीकी प्रयोग के द्वारा पाठ्य विषय को रुचिकर बनाने का प्रयास कर रही हैं। मैम ने दर्शन शास्त्र व हिंदी, दो विशिष्ट विषयों पर स्वर्ण पदक प्राप्ति के साथ परास्नातक की शिक्षा पूर्ण की। 13 वर्षों से मैम IBDP और IGCSE बोर्ड की प्रशिक्षिका एवं परीक्षिका रही हैं। इससे पूर्व मैम CBSE में सेवारत थी। मैम अंतरराष्ट्रीय छात्रों को भी हिंदी पाठ्यक्रम तथा विस्तृत निबंध हेतु मार्गदर्शन देती रही हैं। भारतीय परिवार में खेले जाने वाले खेल लूडो, सांप सीढ़ी, डॉट, तमोला आदि के माध्यम से सर्वप्रथम हिंदी का ज्ञान व रुचि उत्पन्न करने का सफल प्रयोग मैम के द्वारा किया गया। हिंदी के लिए सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने तथा प्रथम स्थान प्राप्त करने पर भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी की अध्यक्षता में उर्वशी बैन जयंती लाल सुरती सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। मीटिंग में मैम के बारे में जितना भी कहा जाए वह वहां पर शब्द कम ही पड़ जाते हैं। तो मैं मैम से विनम्र निवेदन करूंगी कि मैम कृपया मंच को संभालें और आज हमारे संदेहों को, हमारे छात्रों को, हमारे शिक्षक जनों को अपने ज्ञान से सराबोर करें। मैम रेणु जी। धन्यवाद। धन्यवाद कल्पना जी। आज के इस विशेष मंच पर सबसे पहले मैं एक शुभ समाचार आप सभी के सामने रख रही हूं। आज इस सत्र में हमारे इस सत्र के विशेष अतिथि श्री SP उपाध्याय, जो पुलिस अधीक्षक हैं जौनपुर के, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसे विशेष सराहनीय कार्य किए हैं जिनके उपलक्ष्य में हिंदी माता परिवार उन्हें 2023 का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित करना चाहता है। आप सभी तालियों की आवाज से उनका स्वागत कीजिए। श्री SP उपाध्याय, पुलिस अधीक्षक जौनपुर। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम किस तरह से इस
सम्मान को उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपके साथ उनको दिया जाने वाला सम्मान पत्र और उनको दिया जाने वाला मेडल आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। राष्ट्रीय गौरव सम्मान मिस्टर SP उपाध्याय, जिन्हें हिंदी माता परिवार आज के इस सत्र में राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित कर रहा है। विशेष रूप से SP उपाध्याय जी बच्चों के बहुत चहेते रहे हैं, इसलिए ये आज का अवसर बहुत ही सटीक रहा है कि हिंदी माता परिवार उन्हें राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित करे। मुझे तालियों की गूंज सुनाई पड़नी चाहिए। सर्टिफिकेट के बाद आप ये देख पा रहे होंगे, ये ट्रॉफी जो हिंदी माता परिवार की तरफ से आपको भेंट में दी जा रही है। सर, विशेष रूप से ये मंच आपका भरे दिल से अभिनंदन करता है, स्वागत करता है और आपके कार्यों की भूरी भूरी सराहना करता है। हम सभी को बड़ी खुशी है कि आज इस मंच पर आप जैसा व्यक्तित्व हमारे साथ है और हमारे बच्चों के लिए एक विशेष प्रेरणा भरा व्यक्तित्व। मैं बच्चों को इसलिए इन चीजों को विशेष रूप से दिखाना चाहती हूँ ताकि कल हमारे देश के ये भावी नागरिक भी ऐसे ही सराहनीय कार्य करें, देश का नाम ऊंचा करें और इस प्रकार के सम्मान से बार बार सम्मानित हों। आपकी प्रेरणा हमेशा हमारे बच्चों के साथ रहेगी। इस अवसर पर मैं चाहूंगी कि आप हमारे बच्चों के लिए 2 शब्द अवश्य बोलें। बहुत ही हर्षातिरेक का विषय है कि सर हमारे साथ यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और अगर वो अपने 2 शब्द दे करके हम सभी को अनुग्रहित करें तो हम अभिलाषा रखते हैं कि हम उनके वचन सुनना चाहेंगे। नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपकी तरफ से कुछ प्रेरणादायक वचन हो जाए हमारे बच्चों के लिए। जी सर, आवाज आ रही है। हिंदी माता परिवार के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा और इस पुरस्कार से नवाजा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों का। शुक्ला जी से मेरा संपर्क हुआ और उन्होंने इस लायक हमें समझा कि ये पुरस्कार हमको प्रदान करें। मेरा अपना मानना है कि हम सब एक अच्छे समाज के अंग हैं, चाहे बच्चे हों, सर्विस में हों, किसी भी पेशे में हम लोग समाज को अपना जो भी योगदान हम दे सकते हैं, एक अच्छा योगदान हमेशा देते रहना चाहिए। हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। जो हमारी ड्यूटीज हैं वो तो हमें करना ही है, साथ में एक अच्छे इंसान के जो गुण होते हैं वो परिलक्षित होने चाहिए। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मैं समझती हूँ हमारे बच्चों को भी ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि वो जहां पर भी हैं, जिस भी पद पर भविष्य में काम करें, अपनी तरफ से अपना 100% दें तो ये देश की सबसे बड़ी सेवा होगी और यकीनन देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर आकर हमारे बच्चों को प्रेरित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सत्र को आगे ले जाना चाहूंगी और आज का सत्र बाल दिवस स्पेशल सत्र है, तो मैं पुनः एक बार बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और चाचा नेहरू के पद चिन्हों पर चलने के लिए फिर से उन्हें याद दिलाती हूँ। रेणु मैम, हाँ जी, एक बार सभी को प्लीज म्यूट कर दीजिए आप। पवन, मैं कभी नाश्ते का तेरा लेट किया कल ना अपने को 9 बजे से। 1 मिनट जी, कंटिन्यूअस आवाजें आ रही है मैम। हम इन
एक मिनट, मैं जरा स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ ताकि मैं एक बार सबको म्यूट कर दूं। सब प्लीज सत्र के बीच में अगर आपको कोई भी जरूरी काम है तो कृपया अपने आप को म्यूट ही रखें ताकि और लोगों को परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। अब मैं सत्र को आगे ले जाते हुए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूं और आप अगर ये पीपीटी देख पा रहे हैं तो जरूर बताइएगा। मेरे विचार से अब आप ये चिल्ड्रंस डे स्पेशल देख पा रहे हैं। यहाँ मैं शुरुआत करती हूँ बच्चों के लिए कि जब आपने अभी अपनी पढ़ाई शुरू की है और अभी बहुत सारे कदम आपको आगे बढ़ना है। एक मिनट, इनको प्लीज आप में से एक इनको जरा म्यूट करा दीजिए। आप में से कोई एक और ये जिम्मेदारी ले सकता है। गोपी तुम्हारे तो इतनी ऊपर, गोपी तुम्हारे तो इतनी ऊपर की। म्यूट ऑल। कल्पना जी आप जरा इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी को म्यूट करके रखें ताकि मैं सत्र को आगे ले जा पाऊं। ज्योति दीपा, ज्योति दीपा म्यूट रखिए। बिकॉज वी आर नॉट हैव राइट ना, सो वी कांट। हम लोग चेक तो कर सकते हैं कि कौन कर रहा है आवाज, ज्योति बट हम दीपा जी जी का म्यूट नहीं है। मैंने इस समय अपना म्यूट ऑल अलाउ पार्टिसिपेंट, ओके, इस समय सबको म्यूट कर दिया है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला मेरा बच्चों के लिए ये कहना है कि हम इस दुनिया में कुछ भी काम असंभव नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। तो सबसे पहले मैं बच्चों को इस बात के लिए कहूंगी कि आज तक उन्होंने जो भी किया है, अच्छा किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अच्छा नहीं भी किया है तो आज इस मंच पे इस सत्र के साथ आप ये तय कर लें, ये दृढ़ निश्चय कर लें कि आज से आप अच्छा ही करेंगे। और ये मेरा दावा है कि अगर आपने एक बार ये प्रण कर लिया तो आप हमेशा आगे 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 बढ़ते रहेंगे। कोई भी पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो तो हमारे पास सफलता के कुछ मंत्र होते हैं और इन मूल मंत्रों का पालन करना बहुत जरूरी है। इस मूल मंत्र में बच्चों सबसे पहले अनुशासन, उसके बाद नंबर आता है स्वास्थ्य का, फिर दृढ़ निश्चय और परिश्रम, इसके बाद सकारात्मक सोच। मैं अपने अध्यापक मित्रों से भी इस बात के लिए कहूंगी कि बच्चों को अनुशासन पालन की बात बार बार दोहरा कर समझाएं। अनुशासन का मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ पढ़ाई कराएं या बच्चे सिर्फ पढ़ाई करें। उनके पास खेलने कूदने, टीवी देखने, अपने भाई बहनों के साथ मिलने जुलने, मस्ती करने, आराम करने और भरपूर नींद लेने का भी समय होना चाहिए। इसके लिए करना आपको सिर्फ इतना है कि आप अपने हर काम को समय तालिका में उसके लिए समय निर्धारित। दूसरी बात आती है स्वास्थ्य की। तो हमेशा ये कहा जाता है कि तंदुरुस्ती हजार नियामत। सेहत अगर अच्छी रहेगी तभी आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए आपकी सेहत का अच्छा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मेरा बस एक ही सुझाव है अपने अध्यापक मित्रों से भी और बच्चों से भी कि आप जो आजकल का रिवाज चल पड़ा है कि हम फास्ट फूड या डब्बा बंद फूड पसंद करने लगे हैं, उसकी जगह आप घर का स्वादिष्ट मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाएं और अपनी सेहत को अच्छा रखें। क्योंकि अगर आप परीक्षा की तैयारी करते समय या परीक्षा के दौरान बीमार पड़ते हैं तो फिर उसका आपको बहुत बुरा खामियाजा उठाना पड़ता है।
इसलिए बेहतर है कि आप अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें। तीसरा मूल मंत्र, दृढ़ निश्चय। आप अपनी पढ़ाई के प्रति प्रतिबद्ध रहें। ये निश्चय कर लें कि आपको अब की बार परीक्षा में अधिकतम अंक लाने ही लाने हैं। और मैं सोचती हूँ कि अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया तो फिर आपको उस पर से कोई डिगा नहीं सकता और सफलता 100% आपकी ही होगी। चौथा मूल मंत्र है सफलता का परिश्रम। देखिए बच्चों, 1 या 2 दिन पढ़ाई कर लेने से या 1 महीने पढ़ाई कर लेने से आप परीक्षा में 100% अंक प्राप्त नहीं कर सकते। आपको लगातार परिश्रम करना ही करना है। ऐसा सुना होगा ना कि शेर को भी अपना शिकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर जब शेर को मेहनत करनी पड़ती है तो फिर आप क्यों पीछे रह जाएं? आपको भी भरपूर परिश्रम करना है। और ये मेरा दावा है आपसे कि अगर आप मेरे बताए इन सफलता के मूल मंत्रों का पालन कर रहे हैं तो सफलता आपके पास आएगी ही आएगी। वहां पर कोई विघ्न बाधा आ ही नहीं सकती। और सबसे आखिरी मूल मंत्र है सकारात्मक सोच, यानी आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। एक बच्चे ने अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे कहा कि मैम आपने पहले भी ये दोहराए थे सफलता के मूल मंत्र और मैंने इनका बड़ी ईमानदारी से पालन किया, लेकिन इस बार भी मुझे उतने नंबर नहीं मिले जितना मैंने सोचे थे। यहाँ देखो बच्चों, एक बात मैं बताऊं, आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपके नंबर कम आए तो आप ईमानदारी से एक बार ये सोचने का प्रयास करिए कि कहाँ कमी रह। आप किसी को ब्लेम मत कीजिए कि टीचर ने आपको कम नंबर दे दिए, क्यों दिए। आप ये भी मत कहिए कि मुझे इतने कम नंबर क्यों मिले। एक बार आप अपनी मेहनत का फिर से विश्लेषण करके देखिए, आपने कहाँ कमी छोड़ दी। और अगर आपने अपनी कमी समझ ली तो बस समझ लीजिए जंग आपने जीत ली, क्योंकि अगली बार आप वो कमी को दोहराएंगे नहीं और अधिकतम अंक जरूर। तो इसलिए इन सफलता के मूल मंत्रों की तो गांठ बांध लीजिए। और इसके बाद मैं आपको कुछ थोड़ी सी बातें बताऊंगी, बहुत सामान्य सी बातें हैं, पर अक्सर बच्चे इन बातों को या तो ध्यान नहीं देते हैं या फिर भूल जाते हैं। और फिर परीक्षा का प्रश्न पत्र हल करने के बाद जब उन्हें ये बात समझ में आती है तब तक अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मैं अब जो आपको दिखा रही हूं कि अगर आप अधिकतम अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात जो मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे प्रायः जो प्रश्न पत्र में निर्देश दिए गए होते हैं उन्हें ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो प्रश्नों को और दिए गए निर्देशों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। नंबर 2, आपके प्रश्न पत्र के प्रारंभ में ही अपठित होता है। अपठित में कभी कभी बच्चों के लिए कुछ शब्द नए भी होते हैं जिनका आपको अर्थ नहीं पता होता है। तो मेरा यहाँ पर आपके लिए सुझाव होगा कि उस पर अड़े नहीं, बल्कि समग्रता में उसके अर्थ का अनुमान लगाएं, वो जो कठिन शब्द है, और समय व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप एक ही जगह पर ज्यादा समय लगा देंगे तो फिर अंत में सारे प्रश्नों को हल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नंबर तीसरी कि प्रश्नों के उत्तर को हमेशा शब्द सीमा में लिखें। अगर आप कोई प्रश्न बहुत लंबा लिख देंगे तो फिर हो सकता है बाद में आपको उत्तर लिखने में समय ही ना बचे। समय नियोजन तालिका का विशेष ध्यान रखें। ये बात मैंने बहुत बार बच्चों को समझाई है और आज फिर इसको दोहराती हूँ। मैं आपको बाद में समय नियोजन तालिका भी बताऊंगी। रचनात्मक लेखन में प्रश्न को ध्यान से पढ़कर विकल्प चुनें, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। और पहले योजना बना लें, उसके बाद आप लिखना शुरू करें। अगली बात कि आप लिखते समय काट पीट प्लीज बिल्कुल ना करें बच्चों। और अगर मान लो आप कोई गलत शब्द लिख चुके हैं तो उसको सिंगल लाइन से काटिए, बार बार उसके ऊपर काट पीट मत करिए। क्योंकि होता क्या है, जो आप काट पीट करते हैं वो आपकी कमजोर तैयारी का खुलासा करती है, इसलिए आप ऐसा करने से बचें। अंत में दोहराव अवश्य करें और ये बात देख लें कि आपने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लिए। यहाँ पर मेरा एक और सुझाव है कि आपके प्रश्न पत्र में खंड क और खंड ख होता है। तो या तो आप
सिस्टमेटिकली सीरियल ऑर्डर से जैसा प्रश्न पत्र दिया गया है उसी हिसाब से आप अपने उत्तर लिखना शुरू करें, या फिर अगर आप खंड खा पहले करना चाहते हैं तो खंड खा के सभी प्रश्नों के उत्तरों को क्रमानुसार। मान लीजिए आपसे कहीं कुछ गलती हो जाती है और आप वो अपना लिखा हुआ उत्तर काटते हैं, तो बाद में जब भी आप उसको दोबारा लिख रहे हैं तो प्रश्न के नंबर सहित उसको दोबारा लिखें ताकि परीक्षक को जांचने में तकलीफ ना हो। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो परीक्षक को आपके सवालों के उत्तर जांचने में उतनी ही सुविधा होती है। और कई बार बच्चे उत्तर लिखते हैं पर वो इतना स्पष्ट नहीं होता या प्रश्न का नंबर ठीक नहीं होता, उस स्थिति में भी वो अपने नंबर गंवा बैठते हैं। तो प्लीज ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। और यहाँ पर एक सुझाव मेरा अध्यापक मित्रों से भी होगा कि वो बच्चों को इस बारे में जरूर बताएं, और अधिकतम अंक पाने वाले ये जो कुछ टिप्स मैंने आपको दिए हैं इनको बच्चों को बार बार दोहराएं ताकि वो इन बातों के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार रहें और ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। लास्ट एक और मेरा सुझाव है कि कभी भी नकल करने का तो बिल्कुल भी प्रयास ना करें, प्लीज, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है जितनी देर में आप वो प्रयास करते हैं उससे कम देर में आप पाठ्य वस्तु को समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। इसलिए अपने बूथों पर अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके साथ है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। और मैं आपको ये फिर से आज समय तालिका दिखा रही हूँ। ये मैंने आपके प्रश्न पत्र के प्रारूप के अनुसार बनाई है। आप चाहें तो इसका एक फोटो ले सकते हैं, मेरे अध्यापक मित्र भी इसका फोटो ले सकते हैं और बच्चों को इस बारे में बताएं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है और उन्हें वो कितने मिनट में हल करना है। जब वो अपना डेली अभ्यास कर रहे हैं तब भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर वो प्रतिदिन सिर्फ 1 या 2 प्रश्न का भी अभ्यास कर रहे हैं तो भी समय तालिका के अनुसार जितने मिनट मैंने दिए गए हैं यदि उसी में ही अभ्यास कर रहे हैं तो परीक्षा में कभी भी ये स्थिति पैदा नहीं होगी कि आपका कोई भी प्रश्न हल करने से छूट जाएगा। तो इस समय तालिका का बहुत ध्यान रखें। अपने जहां पर आपके पढ़ने का स्थान है अपनी टेबल के सामने इसको लेके चिपका लीजिए। और मान लीजिए अगर आज आप पत्र लेखन औपचारिक उसका अभ्यास कर रहे हैं तो आपके पास 2 विकल्प हैं, 2 में से आप किसी एक का चुनाव कर रहे हैं। ये आपको 5 नंबर का पूछा जाता है और 14 मिनट में ये आपको पूरा करना है। अगर आप इस तरह से अभ्यास करेंगे, मान लीजिए दूसरे दिन आप विज्ञापन लेखन का कर रहे हैं तो यहाँ भी आपके पास 2 विकल्प हैं, उसमें से एक का चुनाव कीजिए। 40 शब्दों में आपको विज्ञापन लिखना है, 3 नंबर के लिए आपसे ये पूछा जाता है और आपको 8 मिनट में विज्ञापन लेखन पूरा करना है। अगर आप टुकड़े टुकड़े में भी अभ्यास इसी प्रकार करते रहेंगे तो परीक्षा में अच्छी तरह से आप सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। मैं इन्हीं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सत्र के अंत में जब आप हाई स्कूल का एग्जाम बोर्ड की परीक्षा दें तो आप सभी के अधिकतम अंक हो और आपके शीश पर ये मुकुट हो। मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारे बच्चे 100% सफलता के साथ हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा पास करें। मैं चाहूंगी कि इन सभी बातों को हमारे अध्यापक मित्र और बच्चे दोनों बराबर याद रखिए। और आपको अगर कोई समस्या रह जाती है तो हिंदी माता परिवार एक ऐसा मंच है जहां पर अध्यापक गण आपके हमेशा साथ हैं। आपकी कोई भी समस्या हो आप उनसे पूछ सकते हैं। अभी इस मंच पर मैं सत्र डॉक्टर रितु शर्मा जी को सौंपती हूँ। सत्र को आगे ले जाएंगी और वो ये समझाएंगी कि रचनात्मक लेखन वाले खंड यानी कि खंड बा में अगर बच्चों की कोई परेशानी है तो वो उसे कैसे दूर कर सकते हैं। आइए मैं मंच सौंपती हूँ रितु शर्मा जी को। आइए रितु जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रीनू मैम जी। अवश्य ही मुझे लगता है कि आपने जिस तरीके से बच्चों को सफलता के मूल मंत्र बताए
और जो कुछ भी समय नियोजन बताया उसके माध्यम से छात्र अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे और अच्छे अंकों से प्राप्त करेंगे। तो धन्यवाद मैम, इतने अच्छे जो है तरीके से बच्चों को और शिक्षक गणों को ये समझाने के लिए कि किस तरह से प्रश्न पत्र का समय नियोजित करें। आगे बढ़ने के पूर्व मैं हिंदी माता परिवार के संस्थापक महोदय परमानंद शुक्ल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से हमें इस तरह के विशेष सत्रों का आयोजन करने को मिलता है और जिनके बिना ये संभव नहीं है। सर आज किसी विशेष कारण की वजह से उपस्थित नहीं हो पाए हैं, परंतु उनको अभिवादन करना एक अनिवार्य होता है, क्योंकि उनके बिना इस परिवार का बढ़ना संभव ही नहीं था। सर डॉक्टर श्री परमानंद शुक्ल जी जो हमारे इस हिंदी माता परिवार के संस्थापक हैं, उनके अतुलनीय शैक्षिक कार्यों के कारण उन्हें 2018 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय प्रेरक तथा साल 2023 में राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। सर का मुख्य उद्देश्य हिंदी को अहिंदी भाषी प्रदेशों में शिक्षण कार्य को सरल व सुगम बनाना है, जिसके लिए सर ने एक ऐसा मोटिवेशनल मेथड और सॉफ्टवेयर बनाया जिसके द्वारा अध्ययन करने से बच्चों को बड़ी सरलता से 3 महीने के अंदर ही हिंदी का महत्वपूर्ण ज्ञान हो जाता है। बच्चे लिखना, पढ़ना और बोलना बड़ी सरलता से सीख जाते हैं। सर से हजारों शिक्षकों ने जो भारत और देश विदेश से जुड़े हुए हैं हर सत्र में एक नया ज्ञान प्राप्त करते हैं और व्यक्तिगत तौर पे भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। सर की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है और सर का एक जो दृष्टिगोचर यह मंच है वह भी एक अतुलनीय जो है उनका संसाधन है, जिसके माध्यम से हम आज यहाँ पर एकत्र हैं। और ये प्रथम बार नहीं, ये कई बार ऐसा हो चुका है कि हम शिक्षक इस मंच पर एकत्र होते हैं और तरह तरह के विशिष्ट प्रवक्ताओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसमें से एक रेणु मैम जी से अभी हमने बहुत सारी चीजें सीखी। तो मैं धन्यवाद करती हूँ रेणु मैम जी का और हमारे डॉक्टर परमानंद शुक्ल जी का। कल्पना जी, सत्र को आगे ले जाने से पहले जी मैम, मैं आज के हमारे इस सत्र के मुख्य अतिथि हरि नारायण उपाध्याय जी मुझे अभी तक सर का शुभ आगमन का संकेत नहीं मिला है। मैम नहीं आया जैसे अभी। ही हाँ जी, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। आज एक्चुअली उनके यहाँ कॉलेज में सीएम विजिट है, इसलिए सर अपनी जिम्मेदारियों के तहत बंधे हुए हैं। पर मैं इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ कि समय कैसा भी हो, जिम्मेदारियों का बोझ कितना भी हो, बात इसी में है कि हम किस तरह से उन जिम्मेदारियों को निभाते और पूरा करते हैं। तो मैं चाहूंगी ये बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हम किस तरह से अपने 2, 3, 4, 5 सारे कामों को एक ही समय में पूरा कर पाते हैं। हरि नारायण उपाध्याय जी का मैं इंतजार कर रही हूँ। इस सत्र के विशेष अतिथि के रूप में मैं उनका स्वागत करती हूँ। संभवतः आने पर हम सब मिलकर अपनी मधुर करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करेंगे। तब तक के लिए मैं सत्र रितु जी को सौंपती हूँ। जी मैम, धन्यवाद मैम। हिंदी माता परिवार की उपाध्यक्षा डॉक्टर रितु शर्मा मनोजा जी विगत 31 वर्षों से निरंतर अध्ययन एवं अध्यापन कार्य में निरत हैं। यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आईएससी तथा सीबीएसई बोर्ड, इसमें अध्यापन का एक लंबा अनुभव उन्हें प्राप्त है। विगत कई सालों से वह जांच कार्य में हेड एग्जामिनर के पद पर कार्य कर रही हैं। नवाचारों का प्रयोग एवं भाषा में दक्षता उनका सर्वप्रथम प्रयास है। सर्वभाषा ट्रस्ट के द्वारा उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान, माइंडफुल एजुकेशन के द्वारा माइंडफुल एजुकेटर ऑफ द ईयर सम्मान, हिंदी एकेडमी दिल्ली हिंदुस्तानी भाषा एकेडमी के द्वारा भाषा गौरव शिक्षक सम्मान
और हिंदी माता परिवार की ओर से हिंदी रत्न अवार्ड एवं बेस्ट टीचर अवार्ड प्रदान किया गया है। डॉक्टर रितु शर्मा मनोचा जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, कृपया हमारे शिक्षक गणों और हमारे छात्रों के समस्याओं का समाधान करें। आप अपने सत्र के द्वारा हमको ज्ञान से सराबोर करें। डॉक्टर रितु शर्मा जी। बहुत मैम बहुत प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद मैम मैम। आपका। मैं इस सम्मानित मंच से हिंदी माता परिवार से महिला उपाध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्षा डॉक्टर रितु शर्मा मनोचा, अपनी अध्यक्ष महोदया और हमारे हिंदी माता परिवार के संस्थापक श्री परमानंद शुक्ला जी का कोटि कोटि नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और अपने सभी साथियों और बच्चों का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ कि वे हमारे साथ इस आभासी मंच से कहां से अपना कीमती वक्त निकाल कर जुड़े कि हम कुछ ऐसा करें जिसकी हम आगामी कई सालों तक अपनी एक मिसाल कायम कर सकें। हम सभी सीखने और सिखाने की ही उस परंपरा से जुड़े हुए हैं जिसे शायद गुरु भाई की श्रेणी में रखा जाता था पहले समय में, गुरुकुल शिक्षा में। आज भी हम सब शायद इसी आभासी मंच ने हमें फिर से गुरु भाई, गुरु बहने बना दिया है। और ये एक बहुत बड़ा, कह लीजिए ना, कि कहते हैं ना कि समय अपने आप को बार बार दोहराता है। कोई बात नहीं, हम कुटिया में जाकर नहीं रह रहे, लेकिन इस आभासी मंच के द्वारा हम पुनः उसी स्थिति को फिर से प्राप्त कर पाए शायद। मुझे बच्चों से सिर्फ एक ही बात पहले कहनी है, कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। बहुत खूब। अर्जुन के तीर सा सध, अर्जुन के तीर सा सध मरुस्थल से भी जल निकलेगा। बहुत खूब। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी जल निकलेगा। बहुत खूब। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों की, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कर गुजरने की, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज थमा थमा सा वह चल निकलेगा, वह चल निकलेगा। तो कोशिश कर हल निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आज इस मंच से बाल दिवस को बताते हुए हम सभी रचनात्मक लेखन से पूर्ण रूप से भिज्ञ हैं। ये रचनात्मक लेखन जिसे हम टोटल अगर देखा जाए तो आधे प्रश्न पत्र का हिस्सा ही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इसके प्रारूप से, इसकी चीजों से हम पूर्ण रूप से, हम सभी शिक्षक भाई अवगत हैं। लेकिन ये एक त्वरित पुनरावलोकन है कि किस प्रकार के रचनात्मक लेखन हमारे यहाँ पे आजकल आ रहे हैं। संभवतः आप सभी ने देखा होगा कि जो नया पेपर का फॉर्मेट आया है और उसमें किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग बहुत बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि बहुत सारे उनके पास चॉइस और विकल्प वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने कहा कोशिश कर हल निकलेगा, और हर हल इसलिए निकलता है जब हम प्रयास करते हैं। प्रयास में हमारे खामी नहीं होनी चाहिए, अवश्य ही प्रयास का परिणाम हमें सफलता ही देगा। रचनात्मक लेखन एक त्वरित पुनरावलोकन लेकर के चलते हैं। संभवतः मेरी स्लाइड आपको दिख रही होगी शायद। बिल्कुल जी जी मैम, दिख रही है, जी। दिख रही है। अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, लघु कथा लेखन, ईमेल लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन, हम सभी इन सब परिपाटियों से भली प्रकार से संबंधित हैं और जानते हैं इसको कि ये कितने नंबर का आता है,
कितने शब्दों का है और किस हिसाब से हमें बच्चों को अपने मोटिवेट करना है। तो बच्चों घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ 2-4 चीजों पर ध्यान देना है। मेन चीज होती है रचनात्मक लेखन में कहीं ना कहीं प्रारूप। यदि प्रारूप आपका अच्छा है और आपने शब्द सीमाओं और पुनरावृत्ति के दोषों से अपने आप को बचा लिया तो नंबर पूरे मिलने की पूर्ण संभावना होती है। और आजकल सीबीएसई बोर्ड में 100 अंक आना कहीं भी कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैम ने भी कहा, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आप कहें ना इट्स इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल नहीं है वो, आई एम पॉसिबल। वो यही बताता है कि दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। वो आपको कह रहा है कि मुझे ध्यान से देखो, मेरे अंदर ही हल छुपा है, आई एम पॉसिबल। तो आपको ये सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना ही होगा। संकेत बिंदुओं का प्रयोग करें, कोशिश करें कि जो संकेत बिंदु दिए गए हैं उनको छूते हुए आप अपने वाक्यों को बुने। इससे आपको बहुत फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो जांच करता है, वो ढूंढता है कि आप क्या उनके आसपास पहुंच पाए। शब्द सीमा का अनुपालन अवश्य करें। पुनरावृत्ति, एक ही चीज को बार बार न दोहराएं। रिपीटिशन बहुत अच्छी चीज नहीं है। कोशिश कीजिए कि जो संकेत बिंदु अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज कि विषय वस्तु से आपको भटकने की संभावना खत्म हो जाती है। यदि आप विषय वस्तु से भटकते हैं और आपने लिख दिया कि 100 शब्द हमने लिखे हैं या 120 शब्द हमने लिख दिए, लेकिन अगर आपके शब्द किसी भी प्रकार से विषय वस्तु से संबद्ध नहीं हो पा रहे तो वो लिखना कहीं भी आपके लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। विषय वस्तु में तारतम्यता लाएं। वाक्य रचना सरल और प्रभावी होनी चाहिए। बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न करें। कोशिश करें कि शब्द सीमा पूर्ण रूप से आपकी सही हो। अब अगर हम कहें पत्र जो है वो आपको बहुत कोशिश कराई जाती है और बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है, और कहा जाता है कि प्रैक्टिस का परिणाम क्या होता है? सफलता ही होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चे जो है बहुत कोशिश कर रहे होंगे और प्रारूप को जहन में अगर रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो कहीं भी चूक होने की संभावना नहीं है। कि प्रयास, कहते हैं ना कि प्रयास करते रहिए, प्रयास करते 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 कि रसरी आवत जाते सिलते परत निशान। कि आपको अनजाने भी अगर कोई पूछेगा तो आपको पूरा फॉर्मेट पूरी तरह से कंठस्थ है और लिखते वक्त आपका हाथ, आपका कलम इधर से उधर भटकेगा नहीं। आपको मालूम है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। इस तरह से बच्चों के दिमाग पर उस चीज को चस्पा कर देना चाहिए। बच्चों को वो पॉइंट्स बता देना चाहिए कि कैसे कहाँ क्या लिखना है। तो उससे बच्चों को जानकारी के साथ साथ सबसे बड़ी चीज है कि वो चीजें दिमाग में कहीं, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपको कंठस्थ नहीं कराना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप उनको रोज प्रैक्टिस कराइए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो आपका, चाहे वो आपकी कॉपी हो, आप उनको एक विषय दीजिए और उनसे कहो फटाफट लिख के दिखाइए। आपके पास इतने मिनट का टाइम है, टाइमर लगाइए। देखिए बच्चों के अंदर एक होड़ आ जाती है और वो प्रतिस्पर्धा ही इंसान को अभ्यास की ओर ले जाती है। तो प्रतिस्पर्धा होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। अगला आते हैं हम औपचारिक पत्र का। अच्छा औपचारिक पत्र लिखने का सबसे जो तरीके हैं या विशेषताएं कहें औपचारिक पत्र में, शुद्धता। पत्र लेखन में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से बचना चाहिए। ये सबसे पहली चीज, शुद्धता होनी चाहिए पत्र लेखन में। और वर्तनी संबंधी कटिंग नहीं हो, सबसे अच्छी बात। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां ना हो, स्पेलिंग एरर्स ना हो। स्पष्टता, जो बात हम कह रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। घुमा फिरा करके अपनी बात को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है। सबसे बड़ी चीज है कि ये फॉर्मल लेटर है। तो हम औपचारिक पत्र में अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने के लिए जो है करबद्ध होना चाहिए कि हाँ, हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सरलता, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। भाषा शैली पत्र के
हिसाब से होनी चाहिए, खास तौर पर विनम्रता का ध्यान, क्योंकि आप जब लिख रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि आप किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, किसी भी प्रकार से जब आप लिख रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप किसी अधिकारी पद के लिए ही लिख रहे हैं, तो आपकी भाषा में विनम्रता का भाव जरूर होना चाहिए। संभवतः आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे, चैट बॉक्स में अगर सहमत है तो जरा जल्दी से आप लोग थम्स अप कर दीजिए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। चलिए मैं आपको सामने दिखा रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। उसके बाद आते हैं हम लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन के ऊपर मैम एक सत्र पहले भी ले चुकी हैं, संभवतः आप लोगों ने सबने देखा होगा। अगर हम कहें तो ये रिपीटिशन ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक त्वरित पुनरावलोकन की दृष्टि से अगर देखें तो प्रस्तावना, प्रमुख कथानक, परिपेक्ष, निवेदन, संक्षेप और संवाद, जिसको हमारे अहिंदी भाषा क्षेत्र वालों के लिए मैंने अंग्रेजी में भी उसको लिख दिया कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मेन प्लॉट, क्लाइमेक्स और कंक्लूजन इन ब्रीफ एंड डायलॉग्स। सबसे बड़ी चीज है सीख। इस सीख का होना बहुत नितांत आवश्यक है कि उस कहानी में आपने अगर सीख लिखी है, शीर्षक दिया है, तो लघु कथा अपने आप में पूर्ण रूप से कैसी हो गई कि उसका कलेवर तैयार कर दिया आपने, उसको सिरों पांव सजा दिया। तो शीर्षक और सीख से बिल्कुल भी किंचित मात्र परहेज न करें, वो अवश्य लिखें। कथा का प्रारंभिक भाग, जिसमें मुख्य कथानक, स्थान, समय, पात्रों का परिचय दिया जाता है, पाठकों को कहानी में खींचने के लिए रुचिकर रहस्यमय प्रस्तावना शामिल की जा सकती है। जिज्ञासा नहीं है तो कहानी में कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस तरह के शब्द का प्रयोग मुझे करना पड़ा कि कहानी में जिज्ञासा का होना नितांत आवश्यक है। कथा का मुख्य भाग, जिसमें समस्या या परिस्थिति पेश की जाती है, कथा की प्रगति होती है। पात्रों के विचार, भावनाएं, संघर्ष को दिखाने के लिए इस भाग का विस्तार किया जाता है। कथानक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसमें समस्या का समाधान होता है, उच्च रोमांचक स्थिति दिखाई जाती है, पात्रों की कार्रवाई और तबाही के बीच एक उत्तराधिकारी विषय शामिल किया जाता है, कि मतलब हम जो बता रहे हैं कि उसका क्लाइमेक्स हम कैसे कर रहे हैं। तो फिल्मों में भी अगर आप पूरी फिल्म देख लें, क्लाइमेक्स ना देखें तो लगता है अरे ये क्या हो गया। तो हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, मुझे आज भी याद है, कभी लाइट चली जाती थी और फिल्म का क्लाइमेक्स नहीं देखा, तड़पते थे बिल्कुल ऐसे कि ओ सारा स्वाद खत्म हो गया। तो इसलिए लघु कथा में भी कहानी का होना बहुत आवश्यक है। एंड उसका अगर अच्छा नहीं है तो बेकार, या आप कोई कहानी पढ़ रहे हो और कोई आपको एंड दी एंड बता के चला जाए, कहानी पढ़ने का सारा मजा खत्म हो जाता है। तो इसलिए दी एंड की ओर जरूर ध्यान दीजिए। कथा का समापन भाग, जिसमें कथानक का निष्कर्ष तिरोभावना के साथ प्रस्तुत किया जाता है, प्रमुख कथानक को समझाने और पाठकों को एक संदेश या सीख सिखाने का प्रयास किया जाता है। लघु कथा को संक्षेप में एक छोटे पैराग्राफ में सारांशित किया जा सकता है। यहाँ प्रमुख कथानक को संबंधित संदर्भों को संक्षेप में प्रस्तुत करके पाठकों को कहानी के महत्वपूर्ण पहलुओं का कलेवर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। लघु कथा में संवाद का प्रयोग पात्रों के विचारों, भावनाओं, विचार विनीति को दिखाने के लिए किया जा सकता है। इससे कथा में जीवंतता आ जाती है, पाठक अधिक से अधिक रुचि लेने लग जाते हैं। संभवतः आप सभी सहमत होंगे इससे पूर्ण रूप से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ईमेल लेखन। इस पर भी आदरणीय रेणु मैम पूरा एक वर्कशॉप ले चुकी हैं, किंतु पुनः उन्हीं सब चीजों की त्वरित पुनरावलोकन हेतु बच्चों ये आपके सामने फिर से कि ईमेल लेखन का प्रारूप क्या है, फॉर्मेट, प्रेषक। जो हम ईमेल में करते हैं, आप जानते हो कि आप ईमेल खोलिए तो ईमेल में जैसा जैसा आप देखते हैं पूरा उसी तरह से आपको लिखना है। प्रेषक है, सीसी डालते हो, मिलने वाले का पता डालते हो, फिर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी होता है, बीसीसी, फिर वहां पर संक्षेप में हम उसको लिखते हैं विषय को कि हम क्या लिखने जा रहे हैं, किस लिए ईमेल कर रहे हैं। फिर अभिवादन होता है, मुख्य विषय वस्तु होती है,
समापन होता है, अटैचमेंट ज्वाइन करते हैं, जो पेन सा बना रहता है, हस्ताक्षर, प्रेषक का नाम, संकेत आदि। संभवतः आप समझ रहे होंगे बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारा विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन को भी लेकर के एक वर्कशॉप हमारे हिंदी माता परिवार से हो चुकी है। संभवतः आप सभी ने उसको भी सुना होगा, देखा होगा। विज्ञापन लेखन में भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे मुफ्त मुफ्त मुफ्त, ऑफर, छूट, इस तरह की चीजें जरूर आप लिखिए। स्टॉक सीमित है। उसके बाद जो यहाँ पर हम लिखते हैं मेन चीज की जो प्रोडक्ट है उसको, उसके बाद उसकी कीमत, ऊपर एक स्लोगन जरूर होना चाहिए, नाम जरूर होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर हम लिखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि विज्ञापन में अगर रंग ना भी हो, शेड भी कर देता है बच्चा, तो भी नंबर मिलते हैं। बोर्ड के कई सेंटर्स पे कलर्स हमने देखा बाहर ही रखवा लिए जाते हैं, इसलिए बच्चों को ये मत कहें कि कलर करना नितांत आवश्यक है। कहीं कहीं पे कलर नहीं किए हुए भी कॉपीज हमारे पास आती हैं, सिर्फ शेडेड होते हैं या बना हुआ होता है बहुत अच्छे से, तो उसमें भी नंबर पूरे मिलते हैं। इसलिए रंगों को लेकर के किसी भी प्रकार का जो मिथक फैल रहा है, जिसकी वजह से बच्चों के मन में शंका और संदेह और भ्रम पैदा होता है, उससे हमें बचना चाहिए। सूचना लेखन। सूचना प्रायः 3 या 4 वाक्यों में ही लिखी जानी चाहिए। सूचना पूर्ण और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। सूचना सरल शब्दों में लिखी जानी चाहिए। सूचना की भाषा प्रभावपूर्ण और मर्यादित शब्दों में लिखी जानी चाहिए। सूचना की लिखावट पठनीय हो। सूचना देने वाले का नाम, स्थान, विशेष की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। सूचना देने वाले के हस्ताक्षर और दिनांक अवश्य होने चाहिए। मैं सूचना का एक फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संभवतः आपने देखा होगा कि गांधी जयंती के अवसर पर आपके विद्यालय ने स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया। इसके लिए सामने वाली बस्ती की सफाई करने के अलावा लोगों में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता फैलाए जाने का निश्चय किया गया। इसकी सूचना देते हुए सूचना आलेख तैयार कीजिए। आप अपने विद्यालय के हेड बॉय नाम जयंत। तो अब हमने यहाँ पे एक स्कूल का नाम ले लिया और यहाँ पर विषय लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि सपनों को साकार करने के लिए सामने बस्ती की सफाई अभियान चलाने और वहां के लोगों की सफाई के प्रति जागरूक करने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम प्रातः 9 बजे से अपराह्न 12 बजे तक चलेगा। स्वाभाविक सी बात है, स्कूल के बच्चे हैं तो हमें स्कूल का ही टाइम ऑप्ट करना पड़ेगा। इच्छुक छात्र छात्राएं अपना नामांकन हदो हस्ताक्षरी 2020 मतलब क्रॉस तक अवश्य जमा करा दें। सत्कार सैनी हेड बॉय या जयंत नाम अगर होता तो यहाँ पे जयंत। मेरे हिसाब से आप जो है समझ सकते होंगे कि ये सारी चीजें आपने पढ़ी है, जानते हैं, देखी है और आप अपने बच्चों को समझा रहे हैं और हमारे बच्चों ने भी इसको बहुत अच्छे से जाना, समझा और बूझा हुआ है। कई बार उसकी पुनरावृत्ति वो कर चुके हैं, किंतु हमको सिर्फ और सिर्फ उनको रिकॉल कराना है, प्रैक्टिस करानी है और धीरे धीरे हम देखेंगे कि उनके अंदर वो आत्मविश्वास, वो जागरूकता अपने आप आएगी, जिससे कि वो उसका फायदा उठा पाएंगे। बच्चों से मुझे सिर्फ इतना कहना है, फूल बिछे हो या हो काटे, राह ना अपनी छोड़ो तुम। फूल बिछे हो या हो काटे, राह ना अपनी छोड़ो तुम। चाहे जो विपदाएं आए, मुख को जरा ना मोड़ो तुम। साथ रहे या रहे ना साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम। नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, कर न दीन बन जोड़ो तुम। बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो। जब तक जान बनी हो तन्मय, तब तक आगे बढ़े चलो, बढ़े चलो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल्पना जी, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू। बहुत अच्छे मैम।
आगे बढ़े चलो। हमें अवश्य ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिक्षक गण और छात्र जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत प्रेरणादायी कविता आपने पाठन किया अभी। मैम, थैंक यू वेरी मच। और अवश्य धन्यवाद ही, मैम। हाँ अवश्य ही जो है शिक्षक भी समझे होंगे और छात्र भी समझे होंगे कि जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा चीजें स्पष्ट होंगी। तो अभ्यास करते चलना है और अंत तक जो है हार नहीं माननी है। और इन्हीं के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ रितु शर्मा मैम जी का। आगे बढ़ते हुए मैं स्वागत करती हूँ मैम डॉक्टर मोनिका पटेल जी का। मोनिका जी गत 25 वर्षों से शिक्षक जगत को अपने शैक्षिक सेवाओं से गौरवान्वित कर रही हैं। मैम ने हिंदी व संस्कृत 2 सम्मानीय भाषाओं में एमए किया हुआ है। मैम के द्वारा 21 से भी अधिक रिसर्च पेपर्स लिखे गए।